नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संस्कार धानी में रही राम जन्मोत्सव की धूम। श्री राम मंदिरों में रामलला के दर्शनों के लिए लगी रही भक्तों की भीड़। मंदिरों में आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम। मां सिद्धिदात्री के पूजन के साथ हुआ नवरात्रि पर्व का समापन। देवी मंदिरों में भक्तों ने मां सिद्धिदात्री का पूजन करके सुख समृद्धि की कामना। नवरात्रि का 9वां दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित है। मां अम्बे के स्वरूप का पूजन करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्र की नवमी पर भक्तों ने घरों एवं मंदिरों में सिद्धिदात्री की आराधना कर मंगल कामना की। इस मौके पर कन्या भोज का भी आयोजन हुआ। मां दुर्गा का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जगदम्बा के इस स्वरूप का पूजन करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। लिहाजा नवरात्रि की नवमी पर भक्तों ने मां के इस स्वरूप का भक्तिभाव से पूजन किया। गोरखपुर स्थित मां खेरमाई मंदिर में भी भक्तों की भीड़ रही और श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा कर मंगल कामना की। सिद्धिदात्री माता का दिन है आज हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग उपास भी रहते हैं। आज के दिन हम लोग पूजा भी करते हैं। हमें आके बहुत अच्छा लगता है। अभी मंदिर इतना अच्छा हैगा कि हम लोग आरती में भी आते हैं, शाम की आरती में भी आते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सिद्धिदात्री देवी का आज दिन है। आज हम लोग 9 दिन रोज जल चढ़ाने आते थे यहाँ पे। आज सिद्धिदात्री माता का दिन है और हम रोज़ सुबह 9 दिन उठ के यहाँ पे जल चढ़ाने आते आएंगे। और ये मंदिर गोरखपुर में है और इस मंदिर को खेरमाई नाम से प्रसिद्ध है। आज सिद्धिदात्री देवी का दिन है, 9वां दिन है। किस तरह पूजन अर्चन करते हैं माता रानी का? अभी घर पे करके आ रहे हैं दिवाली में। अब यहाँ आए हैं, छोटी खेरमाई कहलाती हैं, तो इनकी पूजा कर रहे हैं। रोज़ आए हैं मंदिर, रोज़ पूजन पाठ चल रहा है, घर पे भी चल रहा है और पूजन अर्चन चल ही रहा है। 9 दिन से उपास हैं। हम तो नहीं है, मिसेज उपास है, मतलब अपन नहीं इस बार उपास। मां सिद्धिदात्री के पूजन के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो गया है। इस मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव संस्कार धानी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के मदन महल स्थित श्री राम मंदिर एवं GCF और पांडे चौक स्थित प्राचीन राम मंदिरों में 12 बजते ही प्रभु श्री राम के जन्म के उत्सव की झलक नजर आई। मंदिरों में शंखनाद के साथ ही भय प्रकट कृपाला आरती एवं जय श्री राम के जय घोष गूंजने लगे। रामनवमी पर भक्ति भाव से श्री राम का पूजन किया गया। भक्तों के कारण हुआ राम अवतार, भक्तों के कारण हुआ राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में धूमधाम से मनाया गया। संस्कार धानी के प्राचीन राम मंदिरों में दोपहर के 12 बजते ही भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई गईं। मंदिर परिसर जय श्री राम के स्वरों से गुंजायमान हो उठा और राम भक्तों की भीड़ मंदिरों में लगी रही। दीक्षितपुरा स्थित प्राचीन राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर विशेष पूजन किया गया। इस दौरान भगवान की महाआरती भी की गई और प्रसाद वितरित किया गया। दीक्षितपुरा राम मंदिर जो कि एक बहुत प्राचीन ऐतिहासिक मराठा मंदिर है और वर्ष 1907 से यहाँ पर लगातार जो राम धुन चलती है नवरात्रि के दिन, उसका आज समापन कार्यक्रम है। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित आज जो है शाम को संध्या को जो है भवन पूजन के साथ नवरात्रि को जो रामधुन संकीर्तन संचालित होता रहा पूरे 9 दिन, आज उसका समापन कार्यक्रम है। भगवान श्री राम हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर भव सागर से पार होना है तो नाम ही महामंत्र है, नाम ही मूल है। इसी भावना के साथ
118 वर्ष पहले सन 1907 में श्री सीताराम नाम संकीर्तन का शुभारंभ स्वर्गीय पंडित बेनी प्रसाद त्रिवेदी एवं स्वर्गीय पंडित परमानंद तिवारी ने किया था। इस वर्ष उक्त आयोजन का 118वां वर्ष है। इस वर्ष पूरे जन सहयोग के साथ, आपसी क्षेत्रवासियों के सहयोग के साथ, पूरी भव्यता के साथ इसका आयोजन किया गया है। मदन महल स्थित श्री राम मंदिर में भी प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की धूम रही। राम जन्म के साथ ही भजन कीर्तन का भी दौर शुरू हुआ। इस मौके पर दशरथ नंदन की विशेष पूजा की गई, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। नगरवासियों को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज श्री राम मंदिर मदन महल में 56वां श्री राम जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म हुआ है एवं उसके बाद में भजन कीर्तन चल रहा है और यहाँ पे लगभग 8 से 10 हज़ार श्रद्धालु जो है भंडारे का प्रसाद पाते हैं एवं शाम को 5 बजे यहाँ से मुख्य शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो श्री सनातन धर्म महासभा के तत्वाधान में निकाली जाती है, जिसके मुख्य संयोजक श्री राम मंदिर मदन महल होता है। राम मंदिर मदन महल लगभग 15 से 25 झांकियाँ जो हमारे राम मंदिर से निकाली जाती हैं और जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यह शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। हमारे मदन महल में 56 वर्ष से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी के त्यौहार में हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे जो है हमारे यहाँ रामायण का पाठ रखा जाता है और आज के दिन हमारे यहाँ विशाल भंडारा किया जाता है। हमारे यहाँ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे राम मंदिर से 500 भक्तजन शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। जय जय श्री राम। आज रामनवमी के अवसर पर हम सब राम मंदिर मदन महल में एकत्रित हुए हैं। 9 दिन के उपवास के बाद आज सुबह हवन हुआ। राम जन्मोत्सव बहुत उत्सव से यहाँ मनाया जाता है हर साल। जय जय श्री राम। GCF रामलीला मैदान स्थित श्री राम मंदिर में भी रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुंदरकांड पाठ समेत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रेम प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में विगत 90 वर्षों से जन्माष्टमी राम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन पहले 24 घंटे की अखंड मानस बैठी वो संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान राम का अभिषेक चल रहा था और 12 बजे विशेष भगवान की आरती होगी। उसका प्रसाद वितरण रामनवमी के उपलक्ष्य में शहर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में आधारताल स्थित धनी की कुटिया क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सनातन धर्म की अलग जगाने और युवा पीढ़ी को हनुमान चालीसा की महिमा से अवगत कराने के लिए धनी की कुटिया क्षेत्र में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रीजन शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि जन कल्याण की कामना से 1,01,101 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया गया है, जिसका समापन 18 अप्रैल को होगा। और आज रामनवमी के अवसर पर हम सभी बस कुछ ही क्षणों में अखंड हनुमान चालीसा पाठ जो कि 24 घंटे अखंड चलेगा 1,01,101 बार का हम सभी ने मिलकर संकल्प लिया हुआ है, जो कि कल 18 तारीख तक इतने बजे तक ही लगातार चलेगा। तत्पश्चात हवन के बाद हम सभी लोग यहाँ मिलकर प्रसाद रूपी भंडारा करने जा रहे हैं। ये धनी की कुटिया सुराही बिल्डिंग के पास ये आयोजन किया जा रहा है और अगर उद्देश्य की बात करें तो सनातन धर्म को ऊपर लाना, लोगों के मन में प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान के लिए प्रेम और ख़ासकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं सनातन की तरफ लेके जाना। इस कार्यक्रम का यही एक उद्देश्य है। जय श्री राम, जय श्री। हनुमान चालीसा के समापन पर प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 18,96,346 मतदाता 19 अप्रैल को 19 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसमें सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिले के 18,96,346 मतदाताओं में
9,63,065 पुरुष मतदाता और 9,33,186 महिला वोटर्स हैं। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 95 है। इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु वाले 6,666 मतदाता भी शामिल हैं। वहीं मतदान के लिए 2,139 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 4 जून को मतगणना संपन्न होगी। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए 2,139 मतदान केंद्रों में नगर निगम के द्वारा बिजली, पानी एवं जन सुविधा जैसी सुविधाएं दुरुस्त की गई हैं। निगम आयुक्त के अनुसार मतदान दलों और मतदाताओं को गर्मी में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका ध्यान रखा गया है। 19 अप्रैल को होने वाली मतदान के लिए बनाए गए 2,139 पोलिंग बूथ में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नगर निगम के द्वारा कार्य किया गया है। निगम आयुक्त प्रीति यादव के अनुसार मतदान केंद्रों में जन सुविधाएं और बैठक व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ ही पेयजल के इंतजाम, धूप से बचाव के लिए टेंट की व्यवस्था और बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो नगर निगम सीमा क्षेत्र है उसमें जितने भी स्कूल हैं, अपने प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, जिनको बूथ बनाया गया है, उन सब की कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, कुछ नॉर्मल बूथ्स बनाए गए हैं, कुछ मॉडल बूथ बनाए हैं, यूथ बूथ बनाए हैं। सभी जोन वाइज हमने ड्यूटी फिक्स करी है और सभी में सारी एएमएफ की जो व्यवस्था होती है, मान लीजिए शौचालय है, साफ़ सफाई है, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ये सभी जोन के माध्यम से और हमने नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, उनके माध्यम से सुनिश्चित कर लिया गया है। आज की डेट में सारी तैयारियां पूर्ण हैं। फिर भी अगर एन मौके पे भी कोई लगता है तो सारी कंटिजेंसी भी हमारी प्लान है, उसके हिसाब से सारी तैयारी कर ली गई। वहीं मतदान दलों के भोजन के लिए भी व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे 19 उम्मीदवारों ने एक्सपेंडिचर सेल को चुनावी खर्च का लेखा जोखा सौंप दिया है। तीसरे चरण के निरीक्षण में पाया गया कि भाजपा प्रत्याशी खर्च करने में सबसे आगे हैं। उनके द्वारा 29,83,000 से अधिक की राशि खर्च की गई है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव ने 27,98,030 रुपए खर्च किए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राकेश चौधरी ने 4,02,197 रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उदय साहू ने 2,30,390 रुपए, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के प्रत्याशी अशोक राणा ने 84,663 रुपए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जगदीश सिंह ने 2,28,689 रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही अन्य दलों के एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार 19 उम्मीदवारों के द्वारा कुल 70 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पवित्र क्षेत्र गौरीघाट में पॉलिथीन का उपयोग वर्जित है। इसके बाद भी श्रद्धालुओं के द्वारा पॉलिथीन में विसर्जन एवं अन्य सामग्री लाई जा रही है और इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने की मांग नर्मदा भक्तों ने की है। गौरीघाट में पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भी श्रद्धालु धड़ल्ले से इसका उपयोग कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग पॉलिथीन में विसर्जन एवं अन्य सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं और घाट एवं विसर्जन सामग्री रखने वाली जालियों में पन्नियों के ढेर लगे हैं। समाज सेवियों एवं नर्मदा भक्तों ने कहा कि इसके उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए श्रद्धालुओं को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ पर जो नर्मदा जी किनारे है, लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। पॉलीथीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जबकि पॉलीथीन का बंद हो गई थी पॉलीथीन, है ना। और ये पॉलीथीन का भी यूज़ हो रहा है। इसमें कोई नगर निगम की कोई रोक नहीं है, ठीक। कोई अधिकारी नहीं आता जांच इत्यादि करने, है ना। जो भी आता है तो पन्नियाँ जो दुकानदार हैं निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद फिर निकाल के फिर उपयोग करने लगते हैं। तो पन्नी का चलन लगातार चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है। नर्मदा माई को स्वच्छ बनाएं, नाले इत्यादि सब बंद करवाएं जो नर्मदा जी में मिल रहे हैं। पॉलीथीन तो कम से कम 3-4 साल पहले, 5 साल पहले बोल दिया गया था, आर्डर आया था कि पॉलीथीन का यूज़ नहीं होगा। फिर भी पॉलीथीन का लगातार यूज़ हो रहा है। अधिकारी कभी कभार आ जाते हैं जांच करने के लिए, 6-7 महीने में थोड़ी बहुत जो भी नाश्ता पानी करके चले जाते हैं। सामान बिल्कुल दिया जा रहा है पन्नी में, रेगुलर पन्नियाँ चल रही हैं। नर्मदा जी किनारे पन्नी से प्रदूषण फैल रहा है, इतनी गंदगी पड़ी रहती है। तो यहाँ बाहर की जो पब्लिक आती है, जैसे नर्मदा जी आई, स्नान करने आई, तो जो घर की सामग्री है हवन पूजन की, ये लेके पन्नी में पॉलीथीन में लेके आती है, जो उधर डालती है। उनको ये पता है कि ये प्रतिबंध है, उसके बावजूद जनता इधर लेके आती है। जब तक जनता ये सब में सहयोग नहीं करेगी तो यहाँ से पॉलीथीन मुक्त कैसे होगी। पॉलीथीन के उपयोग से मां नर्मदा का जल प्रदूषित होने की संभावना अधिक है, लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए अभियान चलाने की मांग नर्मदा भक्तों ने की है। लोकसभा चुनाव के लिए तैनात मतदान दलों को ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने बसों का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण की गई बसों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एकत्र किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में बसों के अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है।
लोकसभा चुनाव के लिए 10 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार 18 अप्रैल को मतदान दलों को ईवीएम और चुनाव सामग्री का वितरण कर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान दलों और सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा बड़ी संख्या में बसों का अधिग्रहण किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में बसें अधिकृत की गई हैं। बसों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एकत्र किया गया है, जहां से मतदान दल बसों से मतदान केंद्रों को रवाना होंगे। हमारे यहाँ 577 बसों की आवश्यकता है यहाँ, और हमने अधिग्रहण आदेश दे दिए हैं और विधानसभा वाइज अलग अलग यहाँ पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर गाड़ियाँ एकत्रित हो रही हैं। तो हमारा ये काम पूर्ण रूप से हो जाएगा समय पर। इसमें हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और बसें अभी रवाना काफ़ी कुछ संख्या में आ चुकी हैं। डिंडोरी के लिए भी हम लोगों ने 100 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसमें से करीब आधी व्यवस्था हम कर चुके हैं। और मंडला में के लिए भी हम 130 बसें दे रहे हैं, तो जिसमें भी काफ़ी कुछ मात्रा में हम 75% उनको भेज चुके हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जबलपुर के अलावा मंडला और डिंडोरी जिलों के लिए भी बसें अधिग्रहण की गई हैं। बसें मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक लाने और ले जाने के लिए लगाई गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित पुलिस अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने चुनाव ड्यूटी से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए पुलिस बल का मनोबल बढ़ाया और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग। लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। इसमें केंद्रीय पुलिस बल की अतिरिक्त कंपनियां भी शामिल हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात जिला पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस अफसरों को पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने चुनाव ड्यूटी से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाया और स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने मतदान केंद्रों और पेट्रोलियम मोबाइल में तैनात पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस का कर्मचारी पोलिंग पार्टी के साथ इसलिए लगाया जाता है ताकि इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में वो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो पोलिंग पार्टी में कि हमारी सुरक्षा, हमारा इलेक्शन फेयर होगा और सब चीज़ ठीक रहेंगी। क्लियर है सभी को? आपका टर्नआउट, शेविंग प्रॉपर होनी चाहिए, टोपी प्रॉपर लगी होनी चाहिए और यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है सभी को? आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी फोर्स की ब्रीफिंग है। अभी हमारे डीएफ और हमारे एसएफ और हमारे होमगार्ड जवानों की ब्रीफिंग चल रही है। इसके बाद सीएपीएफ की ब्रीफिंग है। हमारे पास हमें करीब 11 कंपनी इसमें एक्स्ट्रा अलॉट हुई हैं। हमारा जो एक्स्ट्रा फोर्स है आज उनको सभी को ब्रीफ किया गया है। कल पोलिंग पार्टी के साथ पूरी फोर्स रवाना होगी और परसों इलेक्शन का डे रहेगा। तो इलेक्शन के दिन ड्यूटी से संबंधित जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आज पूरे फोर्स को दिए गए हैं और ये इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्शंस पीसफुली और फेयर इलेक्शंस हो। पुलिस अधिकारियों ने मानस भवन परिसर में बाहर से आए अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी चुनाव ड्यूटी से संबंधित जानकारियां दी और उचित दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि चुनाव के मद्देनजर जबलपुर को अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां प्रदान की गई हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।